हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 11 हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उसकी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और हमने अभी तक इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और हमने हमेशा की तरह क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व किया है कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमने उसको फील भी किया है क्वेश्चन को, और हमने इस तरह से उसको फील किया कि हम उस जैसा, सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं, हम उस जैसे किसी भी क्वेश्चन को ईजिली जो है वो सॉल्व कर पाए। मतलब हमने कंसेप्ट बिल्ड किया, क्वेश्चन को सॉल्व भी किया, और उस तरह के किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व जो है वो आज मतलब कि जो हमने अभी तक सीखा है उसके बाद हम कर सकते हैं। अब जैसी 3D हमारा कंप्लीट होगा, आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक आपका डाउट और जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं प्लस उसके जैसे जितने भी और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आप सभी को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन r डॉट i + 2j - 5k + 9 = 0। तो बहुत मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन बेसिकली है क्या और हम करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर एक प्लेन की बात हो रही है, तो ये आपका प्लेन है, ठीक है। और इस प्लेन के ऊपर एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। अब ये प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, तो हमें, और ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, मान लो 1 2 3, ठीक है। तो हमें बेसिकली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैं सब कुछ आपको देखो फिर से बता रहा हूँ, मैं चाहता तो सीधा क्वेश्चन करवा सकता हूँ, बट हमेशा की तरह आपके मन में एक कंसेप्ट, एक थॉट प्रोसेस देना चाहता हूँ। आपको पता है कि लाइन की, जैसे ही मेरे माइंड में आया कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो मेरे मन में ये 2 इक्वेशंस आ गई कि या तो हमें एक पॉइंट पता हो, पैरेलल वेक्टर, या 2 पॉइंट्स पता हो। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पता है 1 2 3, तो मेरा ध्यान यहीं पर जा रहा है कि एक पॉइंट से पास हो रही है, सिर्फ मुझे एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। अगर मुझे पैरेलल वेक्टर मिल गया तो मैं इस तरह से या इस तरह से इक्वेशन जो है वो लिख सकता हूँ। अब जैसे ही मुझे पैरेलल वेक्टर की बात याद आई, तो मुझे पता है कि हमारे प्लेन का एक नॉर्मल भी होता है, वो नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, वो भी परपेंडिकुलर है। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। मतलब ये वाला वेक्टर हमारी लाइन के डायरेक्शन मतलब पैरेलल वेक्टर का काम कर सकता है। तो यहाँ से हम इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारी सारी मैपिंग रहने वाली है। अब जस्ट यहाँ पर एक बार डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। तो अब देखो, ये आपकी डायग्राम है, ये हमारा प्लेन है, ठीक है। और ये लाइन उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि लाइन परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू 1 2 3। अब यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है कि हमें इसका पैरेलल वेक्टर ही ढूंढना, जैसा कि मैंने आपको रफ में समझाया था कि अगर मुझे ये पैरेलल वेक्टर मिल जाए तो मेरी लाइन की इक्वेशन जो है वो निकल जाएगी, वो एक पॉइंट से पास कर रही है और ये पैरेलल वेक्टर उसकी डायरेक्शन बता देगा। तो अब आपको पता है, वी नो हमारा जो प्लेन है वो कितना है, i + 2j - 5k + 9 = 0। तो अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी नहीं बताएगा। जिस तरह से मैं आपको हमेशा बताया ना कि मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देना, मुझे इस जैसी अगर किसी भी तरह का इस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के अगर आपको पेपर में पूछा जाता है तो आप उसका आंसर जो है वो कर पाओ। अब देखो, आपको अगर याद होगा, अगर आपने प्लेन्स मेरे से पढ़ा है, तो मैं हमेशा इसको चेक करता हूं कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है या नॉर्मल वेक्टर है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, आपको पता है कि ये या तो ये वाली फॉर्म में होगा या ये वाली, ये वेक्टर इक्वेशन है ना, तो या तो ये वाली फॉर्म है या ये वाली फॉर्म है। तो वो हमें चेक करना है। वो चेक करना जरूरी क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब देखो, अब मैंने आपके सामने चेक किया, इसका मैंने आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर करके देखा, ये √30 आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये नॉर्मल वेक्टर है। अब ये स्टेप आपको पेपर में नहीं करना, बट आपके मन में जरूर होना चाहिए। मैं आपको बहुत बार बोलता हूं कि ये, आप ये मत सोचो कि आपको पेपर में ये सब कुछ लिखना है। ये मैं सब कुछ आपको इसलिए बताता हूं कि ये आपके मन में चलना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर हमें n वेक्टर दिया हुआ है,
आई प्लस 2j माइनस 5k। अब एक बार इसको मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर ये भी जो मैंने स्टेप किए ना, ये भी आप छोड़ सकते हो। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आप इस जैसे किसी भी और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पर मैंने देखो इस +9 को मैं उधर ले गया, -9 बन गया, तो कंपेयर किया। अब आपको बताया कि ये नॉर्मल वेक्टर है, तो हम इससे कंपेयर करेंगे। और डी क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। तो कंपेयर किया तो मेरा नॉर्मल वेक्टर आ गया। अगर बाय चांस, देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर बाय चांस यहां पर हमारा जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से होता, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, इस तरह से होता, ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को क्रैम कर लिया, कहीं से भी देख लिया और आपने बोला कि ये नॉर्मल वेक्टर है, तो यहां पर ये भी क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। ये गलत है। पहली बात तो ये यूनिट वेक्टर है, जैसा कि मैंने हम चेक करेंगे। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। और आपको पता है कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यहां पर हमारा ये डी, स्मॉल डी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस माइनस को मुझे इधर एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। और यहां पर हमारा नॉर्मल वेक्टर कितना बनेगा, या नॉर्मल यूनिट वेक्टर कितना बनेगा, -1/3√3i कैप, -1/√3j कैप, -1/√3k कैप। तो वो चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे। छोटी छोटी बातें होती है, कोई नहीं बताता, बट मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं आपको बताऊं। तो क्या सीखा हमने यहाँ से, कि सबसे पहले हमने नॉर्मल वेक्टर चेक किया, क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर था तो ये नॉर्मल वेक्टर ही रहेगा हमारा। अगर ये बाय चांस यूनिट वेक्टर आता तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि राइट हैंड साइड में कभी भी नेगेटिव साइन ना बने। आप याद करो प्लीज, मैंने आपको हमेशा ये बोला है। तो ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब नॉर्मल वेक्टर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। तो अब देखो ये आपका नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये नॉर्मल वेक्टर हमारे पैरेलल वेक्टर का काम जो है वो कर सकता है। अब आपको मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूं। तो अब देखो फिर से ये सब कुछ आपके नोट्स के लिए लिखा है। मैं आपको सारा क्वेश्चन समझा चुका हूं कि लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन है, नॉर्मल भी नॉर्मल वेक्टर है, तो वो भी परपेंडिकुलर प्लेन है, मतलब वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। मतलब हमारा जो एन वेक्टर है वो एक्ट करेगा पैरेलल वेक्टर ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो मतलब एन, एम वेक्टर इज इक्वल टू एन वेक्टर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू, ए कितना हो गया हमारा, आई प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, m कितना है हमारा, n के बराबर, n कितना है हमारा, i प्लस 2j माइनस 5k। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब चाहता, देखो बीइंग अ टीचर मुझे इसका सोल्यूशन पता है, बीइंग अ स्टूडेंट अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है तो आप इसका सोल्यूशन 1 मिनट में दे दोगे। मुझे भी पता है ये पॉइंट से पास हो रही है और ये इसका नॉर्मल वेक्टर जो उसका पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ये फिक्स पॉइंट है, ये पैरेलल वेक्टर, इतनी सी बात है। बट जस्ट मैंने वो कंसेप्ट इसलिए समझाया ताकि आप भी मेरी तरह, आप भी किसी भी और टीचर की तरह उसको 1 मिनट में सॉल्व कर पाओ। मुझे इसको सॉल्व करवाने में आपको 5 या 6 मिनट लग गए होंगे, बट आप इसको 1 मिनट में सॉल्व कर पाओ, इसलिए मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया है। और ये भी बताया कि अगर इस जैसा कोई भी और क्वेश्चन आएगा विद माइनर चेंजेस तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की बात करते हैं। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी, ये पॉइंट गिवन है, एंड पैरेलल टू प्लेन आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2। तो यहां पर बेसिकली सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन समझाना चाहता हूं। हमेशा क्वेश्चन को फील किया करो। यहां पर एक प्लेन है जो ए बी सी पॉइंट से कोई पास हो रहा है। तो यहां पर ये जो हमारा प्लेन है ये किसी और प्लेन के क्या है, पैरेलल। तो ये प्लेन P1 है, ये P2 है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको पता है कि ये जो प्लेन हमें गिवन है इसका एक नॉर्मल वेक्टर भी होगा, वो हम देख लेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर भी होगा इसका। तो अब आपको पता है कि अगर हमारा प्लेन किसी एक पॉइंट में से पास हो रहा है तो मेरे दिमाग में सीधा सीधा यही इक्वेशन आती है प्लेन की, कि हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है। तो उसमें एक पॉइंट हमें गिवन है, तो अगर हमें एक नॉर्मल मिल जाए तो मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं। अब यहां पर मान लो इसका नॉर्मल n2 है, मान लो इसका नॉर्मल n1 है, ठीक है। तो मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं कि ये जो नॉर्मल है n2,
ये इसके लिए भी नॉर्मल का काम करेगा और हम डायरेक्टली वो नॉर्मल लिख लेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब बहुत से सोल्यूशन में ऐसा देखोगे भी, बट मुझे लगता है कि ये जो मेथड है ये लॉजिकली इतना करेक्ट नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें जब किसी प्लेन की इक्वेशन लिखनी होती है, जैसे मान लो इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है P1 की, तो उसका पॉइंट हमें पता है, नॉर्मल हमें लिखना है। तो ये जो हमारा n1 नॉर्मल है, ये भी हो सकता है कि n1 नॉर्मल जो है वो n2 के इक्वल हो जाए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है ना कि n1 नॉर्मल उसका लैम्डा टाइम्स हो, मतलब हो सकता है कि उससे कम हो सकता है उससे मतलब कि ज़्यादा हो, मतलब उसकी लेंथ की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं, यहाँ पर अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज भी प्रोपोर्शनल होते हैं। हम ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वहाँ पर हम, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की रेशियो जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। हम यहाँ पर यही वाला जो कंसेप्ट है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे लॉजिकली ये ज़्यादा करेक्ट लगता है। समझने वाली बात यहाँ पर बस यही है कि हमें ये चेक करना है कि ये नॉर्मल है या नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं। तो लेट r डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2, ठीक है। और हमेशा बोलता हूँ इसको आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, ये आपके माइंड में चलना चाहिए। तो मैं आपको इसका करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने वो करके दिखाया है कि ये √3 है। मुझे भी पता है कि इसका स्क्वायर का सम √3 आएगा, जस्ट आपके नोट के लिए किए ताकि आपको पता लगे। तो देयरफॉर यहाँ पर हमारा इस प्लेन का यहाँ आप मान लो नॉर्मल n2 कितना है, i प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो अगर ये, और वैसे भी राइट हैंड साइड में प्लस है तो इसमें हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये आपका नॉर्मल है। अब आपको पता है नाउ, ठीक है, इसको आप लिख लो प्लेन P2। नाउ प्लेन P1 इज पासिंग थ्रू ABC, ठीक है। अब क्योंकि ये एक पॉइंट से पास हो रहा है तो हम इसकी इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं और ऐसा करते हैं एंड लेट इसका नॉर्मल वेक्टर हम खुद से सपोज कर लेते हैं AI प्लस BJ प्लस CK कैप, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन जो है, अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो वो वेक्टर भी हो सकती है, वो कार्टेशियन भी हो सकती है। अगर आप NCERT में देखोगे तो वहां पर सिर्फ मतलब कि कार्टेशियन फॉर्म में आंसर किया गया। मैं आपको दोनों आंसर कर दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय। अब देखो मैंने दोनों तरह से आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपकी वेक्टर इक्वेशन होगी, r माइनस ए ये फिक्स पॉइंट है, ये नॉर्मल वेक्टर है इक्वल टू 0। अब ये कार्टेशियन फॉर्म है, a b c नॉर्मल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं, a b c ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाई है ताकि आप क्वेश्चन को फील भी कर पाओ, ठीक है। पहले मैंने जान के नहीं बनाई क्योंकि मुझे ये कंफर्म करना था कि ये n2 जो है वो यूनिट वेक्टर तो नहीं है, इससे क्वेश्चन में एक चेंज आ सकता था, वो आपको आगे जाके बताऊंगा। अब देखो ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, और अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल्स भी आपको दिख रहे हैं आपस में पैरेलल हैं। और वैसे भी हमें पता है कि जो नॉर्मल्स में एंगल होता है वही प्लेन्स में होता है, ये हमने पढ़ा है। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। ये मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि वैसे तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके ऐसा होता है कि उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसको मैंने वेक्टर से जानबूझ के जोड़ा है ताकि आप बेसिक फॉर्मूला याद रखो। ये तो हमें पता ही है ना, वेक्टर्स परपेंडिकुलर डॉट जीरो है, वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो अब आपको पता है इसका कितना है, a/1 इज इक्वल टू b/1 इज इक्वल टू c/1। अब इसको एक लैम्डा कांस्टेंट के इक्वल मान लो क्योंकि बेसिकली हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है, ए बी सी की। तो विच एम्प्लाइज ए कितना आ गया 1 लैम्डा, बी कितना आ गया 1 लैम्डा, सी कितना आ गया 1 लैम्डा। अब इसकी वेक्टर इक्वेशन जो है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो आपको पता है ये वेक्टर इक्वेशन है,
तो आर माइनस ए कितना है इसका, ए आई प्लस बी जे, ये फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, डॉट एन वन कितना है, ए कितना है लैम्डा आई, बी कितना है लैम्डा जे, सी कितना है लैम्डा के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। अब लैम्डा ना कॉमन निकाल के बाहर लिख लो, क्योंकि लैम्डा एक कांस्टेंट है, वो डॉट वगैरह से बाहर आ सकता है। तो अंदर कितना आएगा, आर माइनस ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक। इसकी मुझे डॉट करनी है, आई प्लस जे प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय लैम्डा। तो अगर हम इसको लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर कट हो जाएगा, 0 बाई लैम्डा 0 ही होता है। तो विच एम्प्लाइज आर माइनस ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट आई प्लस जे प्लस के कैप, ये इसकी क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब सेम वे से हम इसकी कार्टीजियन जो है वो भी लिख सकते हैं। तो अब देखो ये इसकी कार्टीजियन इक्वेशन है, ठीक है, हमने लास्ट पेज पे लिखी थी। अब ए की वैल्यू है लैम्डा एक्स माइनस ए, बी की वैल्यू लैम्डा वाई माइनस बी, सी की वैल्यू लैम्डा जेड माइनस सी इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, लैम्डा एक्स माइनस ए लैम्डा, यहाँ पे ऐसा करो, यहीं से ना पहले लैम्डा कॉमन ले लो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखो यहाँ से मैं लैम्डा कॉमन लेने वाला हूँ, तो अंदर कितना आएगा, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी प्लस जेड माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय लैम्डा, मैं लिख देता हूँ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, जो हमने वहाँ वेक्टर इक्वेशन में काम किया था, बाय लैम्डा। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो लैम्डा को कट कर दो, 0 बाई लैम्डा 0 ही होता है, तो हमारे पास x बच गया, y और z, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब परफेक्टली मैच करने के लिए ये कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाओ, तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रही है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या था कि दो जो अपने प्लेन्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। इस प्लेन की फुल इंफॉर्मेशन गिवन थी, इस प्लेन के बारे में सिर्फ एक पॉइंट गिवन था। तो मुझे पता था कि अगर हमारा प्लेन एक पॉइंट में से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन जो है वो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे बस नॉर्मल वेक्टर ढूंढना था, इसका नॉर्मल मुझे पता लग गया, मैंने चेक कर लिया कि वो नॉर्मल वेक्टर ही है, इसका नॉर्मल मैंने सपोज कर लिया। अब ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, मतलब वो प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह से हमने इसकी इक्वेशन जो है वो लिख ली। तो मैंने आपको वेक्टर, इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया कि मैंने आपको वेक्टर इक्वेशन भी बताई, आपको वेक्टर इक्वेशन भी पता होनी चाहिए, मैंने आपको कार्टीजन भी बता दी। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, अगर बाय चांस पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर होता, जो प्लेन P2 हमें गिवन था ना, अगर वो वहाँ पर यूनिट वेक्टर आ जाता तो हमें इसको देखो, कुछ सॉल्यूशंस में क्या होता है कि उन्होंने डायरेक्टली इसको ही नॉर्मल वेक्टर लिख लिया। जैसे इसका नॉर्मल था हमारा कितना था, i प्लस जे प्लस के, उन्होंने डायरेक्टली इसको भी i प्लस जे प्लस के करके लिख लिया और उनका आंसर आ गया। बट अगर बाय चांस ये नॉर्मल वेक्टर होता, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता, तब इसको हम इसके इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि वैसे भी इस प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर चाहिए, नॉर्मल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर होगा, कुछ बच्चे सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, अगर यहाँ पर हम n कैप डाल दें तो यहाँ पर हम ABC लिख सकते हैं, यहाँ पर हम LMN लिखेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा मैग्नीट्यूड का फ़र्क आएगा, तो वो हमारा आंसर परफेक्टली मैच नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का आई होप आप ध्यान रखोगे। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को करोगे, टाइम ज़्यादा लग रहा है बट पेपर में आपको टाइम नहीं लगेगा, पेपर में आपको एक एक क्वेश्चन आपको खुद से, मतलब आपको फील भी होगा और उसको आप सॉल्व भी कर पाओगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे पता लग गया कि ये किस जोन का क्वेश्चन है। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइंस आर वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस 2k एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सुनते ही मेरे दिमाग में ये दो फॉर्मूलास आते हैं, टू स्क्यू लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। ये दोनों फॉर्मूलास डिफरेंट है माइनर चेंजेस के साथ। अब हमें पता है कि स्क्यू लाइंस कौन सी होती हैं, जो ना तो पैरेलल हो ना इंटरसेक्ट, मतलब कुछ ऐसी लाइंस ना ये पैरेलल है ना ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये एक ऊपर है एक नीचे है, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये आपको पता है, ये हमने बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से सीखा है। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि अगर ये स्क्यू लाइंस हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ वो आप फिर से बता रहा हूँ, वो आप यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है आपको पेपर में, आप अपने माइंड में कर सकते हो, बट जस्ट आपके नोट्स के लिए एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो आपको पता है लैम्डा m1 ये m पैरेलल वेक्टर है, ये दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर है, उसको मैंने m2 नेम दे दिया। 1/3 माइनस 2/-2 2/-2, ये 1/3 है, ये 1 आएगा, ये -1 है, ये क्लियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर ये प्रोपोर्शनल नहीं है इसका मतलब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे स्क्यू लाइंस वाला। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि अगर वो लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो स्क्यू लाइंस ही होंगी, वो इंटरसेक्ट भी तो कर सकती है ना। बट मैंने आपको यहाँ पर ये लिखा है कि हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कौन सा, स्क्यू लाइंस वाला। अब सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम लाइंस को दोबारा से लिख लेते हैं। अब देखो ये आपकी लाइंस है, तो हमने a1 वेक्टर m1 वेक्टर a2 वेक्टर m2 वेक्टर जो है लिख लिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे फॉर्मूले में हमें सबकी ज़रूरत है, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसकी क्रॉस फाइंड कर लेते हैं। नाउ m1 क्रॉस m2, ठीक है, वो कैसे होगी, i j k। m1 कितना है 1 -2 2 3 -2 -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है। हमें क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज m1 क्रॉस m2। तो i वाली रो और i वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो मेरे पास कितना आएगा, देखो i वाली रो और i वाली कॉलम को छोड़ दिया, -2 -2 2 -2। ठीक है, फिर होता है -j कैप, तो j वाली रो और j वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, कितना रह गया 1 3 2 -2। लास्ट में k कैप, तो k वाली रो और k वाली कॉलम को भी छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बच गया 1 3 -2 -2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आपको पता है, लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप, उसके बाद माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो विच एम्प्लाइज m1 क्रॉस m2 की वैल्यू कितनी आएगी, -2 को -2 से किया 4 -2 को 2 से किया -4। कैलकुलेशन में प्लीज़ बहुत ध्यान रखा करो, सेम नंबर से तो कंफ्यूजन हो सकती है और आपकी एक गलती आपके ऊपर काफ़ी भारी पड़ सकती है, 3-4 मार्क्स आपके जा सकते हैं। तो -j कैप, ठीक है, 1 को -2 से करेंगे -2, यहाँ माइनस पहले लगा लिया करो, 3 2 6 प्लस k कैप, तो कितना आएगा -2 -3 को -2 से किया अगेन -6। तो विच एम्प्लाइज m1 क्रॉस m2 की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आया 8, यहाँ पर आया -8, यहाँ पर आया +6 -2 4। तो m1 क्रॉस m2 कितना आ गया हमारे पास 8i + 8j + 4k कैप। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे तो इसका साथ में मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। ठीक है, तो m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो कितना आएगा, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर
जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो विच एम्प्लाइज m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड 64 प्लस 64 प्लस 16। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना बनेगा से 80, और 80 में अगर 64 ऐड करोगे तो 144। और आपको पता है कि 144 को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 12 मतलब 12। तो m1 क्रॉस m2 भी हमारा हो गया। नाउ a2 माइनस a1 अकॉर्डिंग टू हमारा जो फॉर्मूला है उसमें m1 क्रॉस m2 हो गया, उसका मैग्नीट्यूड भी हो गया, a2 माइनस a1 रह गया, तो वो भी कर लेते हैं। अब आपको पता है कि आपका जो a2 है वो कितना था -4i माइनस के। अब आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पर 0j लिख लिया करो अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो, ठीक है। माइनस अब a1 कितना है 6i प्लस 2j प्लस 2k कैप। तो कितना आएगा, i में से i को सब्ट्रैक्ट कर दो, -4 माइनस 6 i कैप 0 माइनस 2 j कैप -1 माइनस 2 k कैप। तो a2 माइनस a1 भी हमारा जो है वो आ चुका है, -10i माइनस 2j माइनस 3k कैप। अब इसके बाद आपको पता है हमारा शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब आपको पता है कि ये आपका शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो कितना आ गया, m1 क्रॉस m2 की वैल्यू है 8i प्लस 8j प्लस 4k कैप डॉट a2 माइनस a1 माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k कैप होल डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है 12, फिर मॉडुलस, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डॉट कर दो, i को i के साथ -80, j को j के साथ -16, k को k के साथ -12 बाय 12 मॉडुलस का साइन। अब 80 और 96 और 12 कितना आएगा 108, माइनस के 108 बाय 12। अब ये मॉड में से बाहर आके प्लस बन जाएगा, और ये हम कट कर सकते हैं, कितना आ गया 9। तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया 9। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा शॉर्टर डिस्टेंस आ गया, और ये हमारा आंसर परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। बस इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना, स्टार्टिंग में आपने ये हमेशा एक आदत बनानी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपने बिना सोचे समझे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। आपने ये देखना है कि कहीं वो लाइंस पैरेलल तो नहीं है। अगर वो पैरेलल है तो हमें ये वाला फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे चेक करेंगे, हम उनके पैरेलल वेक्टर्स चेक करेंगे m1 और m2। अगर वो प्रोपोर्शनल हैं तो पैरेलल हैं, अगर वो प्रोपोर्शनल नहीं है तो हम स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात करते हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द YZ प्लेन। अब ये क्वेश्चन तो जाना पहचाना है, जिन बच्चों ने 3D मेरे से पढ़ी है उनको पता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 30th। और वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि ये सेम क्वेश्चन आपको YZ प्लेन में, ये सेम क्वेश्चन आपको ZX प्लेन में, ये सेम क्वेश्चन आपको XY प्लेन में आ सकता है। और अगर आप थोड़ा सा तकलीफ करो, एग्जाम्पल नंबर 30 खोल के देखो एनसीईआरटी में, तो पॉइंट्स भी आपको सेम मिलेंगे 516 341। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ दोबारा से। तो ये आपका ये आपका y एक्सिस है, ये x होता है, ये z होता है। तो अगर हमारी लाइन YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है तो YZ प्लेन कैसा होगा, कुछ ऐसा। ये YZ प्लेन है, आपको पता है, ये XY प्लेन है, और ये आपको पता है ZOX प्लेन है। तीन है, एक वॉल ऐसे है, एक वॉल ऐसे है, एक नीचे है। तो इस तरह से है। तो अब यहाँ पर हमारी जो बात हो रही है वो
यहाँ पर जो हमारी बात हो रही है वो वाई जेड प्लेन की बात हो रही है, मतलब ये वाले प्लेन की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई लाइन है जो मतलब कि इसमें से पास हो रही है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब हमें एम पॉइंट, सॉरी इस लाइन के बारे में एक और पॉइंट दिया गया है कि ये 5 1 6 और एक और पॉइंट है 3 4 1, उसमें से पास हो रही है, और एम पॉइंट के जो है वो हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। आई होप पहले आपको डायग्राम समझ में आई होगी, और वैसे भी जिन बच्चों ने मेरे से एग्जाम्पल नंबर 30th पढ़ी है, आई होप, मुझे पता है, आई एम श्योर जिन्होंने अच्छे समझी है ना वो इस एग्जाम्पल को खुद ही कर लेंगे। वहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था, पहले ही बता दिया था, वहाँ पर क्रॉसिस दी एक्स वाई प्लेन था, मैंने पहले ही बता दिया था कि वाई जेड प्लेन आएगा तो कैसे करेंगे, जेड एक्स प्लेन आएगा तो कैसे करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर वो बच्चे खुद से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं यहाँ पर, तो उनके लिए क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व तो करना ही है हमें, क्योंकि एक्सरसाइज में है। तो ये डायग्राम जो है पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो अब देखो, ये जस्ट मैंने अपनी डायग्राम बनाई है, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को फील कर पाओ। तो ये हमारी लाइन है, ये वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर रही है कहीं से भी, ठीक है। तो हमें एम पॉइंट जो है वो फाइंड करना, मैंने यहाँ पर भी वही लिखा है, क्योंकि लाइन क्रॉस कर रही है मतलब लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है वाई जेड प्लेन को एट एम पर। तो वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। इसको आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए। अब जस्ट मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में हम करने क्या वाले हैं। तो इसको मैं 2 डायमेंशन सिस्टम से समझाऊंगा। मान लो ये एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, और वो हमें बोल रहे हैं कि लाइन जो है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वाई की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, 4 - x, ठीक है। तो आपको पता है कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होता है, x, y। तो x है ही है, y कितना है, 4 - x। तो यानी कि ये क्या है, ये एक एनी पॉइंट ऑन लाइन है, एनी पॉइंट ऑन लाइन। जिन बच्चों ने 30th एग्जाम्पल मेरे से पढ़ी है उनको पता है इसका मतलब क्या है। x की डिफरेंट वैल्यूज फिल करो, x को 1 फिल करेंगे तो y कितना आएगा, 4 - 1 3, तो 1, 3। x को 2 फिल कर लो, y कितना आएगा, 2। तो इस तरह से x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, और ये सभी पॉइंट्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ये सभी पॉइंट्स इस लाइन पर लाई करते हैं। आप चेक कर लो, 1, 3 इस पर लाई करता है, 2, 2 इस पर लाई करता है। तो मतलब ये जर्नल पॉइंट है x, 4 - x। और हम यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वेशन भी नहीं पता लाइन की, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले इक्वेशन निकालने की कोशिश करता हूँ, ताकि हम ये वाला जो एक पर स्टेप है हमारा, ये कंप्लीट कर पाएँ। अब आपको पता है लाइन क्योंकि 2 पॉइंट से पास हो रही है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो मेरे दिमाग में सीधा यही आता है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं कार्टेशियन में लिखूंगा। आप किसी को भी x1 y1 z1 मान सकते हो, किसी को भी x2 y2 z2 मान सकते हो। तो इसको मैं एक बार लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो अब देखो, इसको मैंने x1 y1 z1 मान लिया, b को मैंने x2 y2 z2 मान लिया, और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इज गिवन बाय 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय दिस। तो x - x1 कितना है, 3, x2 5 है, ये 3 है, ठीक है। y - y1 मतलब 4, y2 कितना है, 1 - 4, z - z1 1, z2 - z1। तो which implies x - 3/2, y - 4/-3, z - 1/5। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, मतलब हम यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं। अब इससे मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सब बातें ये जो पहले से हम जानते थे, ये वो बातें हैं जो अब हम सीख रहे हैं। अगर हम दोनों के बीच में अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे तो हमें क्वेश्चन को ये नहीं लगेगा हम क्रैम कर रहे हैं, आपको एक एक स्टेप पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने एनी पॉइंट ऑन लाइन निकाला था, मतलब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली, या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल ली। अब यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। तो अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम एनी पॉइंट ऑन लाइन निकालेंगे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल 30th में बताया था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया, या x को इन टर्म्स ऑफ y। अब यहाँ पर तीनों आपस में इक्वल हैं, तो इनको x की टर्म में या y z की टर्म में यहाँ पर 3 मतलब कि वेरिएबल हैं,
तो ये सभी आपस में इक्वल है, तो इस सभी को मैंने लैम्डा एक कांस्टेंट के बराबर मान लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस 3/2 इज इक्वल टू लैम्डा, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू मैंने निकाल ली 2 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, सेम वे से y माइनस 4/-3 इज इक्वल टू, ये भी लैम्डा के इक्वल है, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा प्लस 4। अब सेम वे से z माइनस 1/5 इज इक्वल टू लैम्डा, which implies z minus 1 is equal to 5 lambda, which implies z is equal to 5 lambda plus 1। अब ये एनी पॉइंट ऑन लाइन है, ये मैं एनी पॉइंट कैसे बोल सकता हूं? यहां पर हम क्या कर रहे थे, x की वैल्यू फिल करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आते जाएंगे। यहां पर आप लैम्डा की वैल्यू फिल करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आते जाएंगे। आप चेक भी कर सकते हो, आप लैम्डा को एक बार 0 फिल कर लो, यहां पर कितना आएगा 3 4 1, और 3 4 1 एक पॉइंट है, आप चेक कर लो। 3 4 1 आपके क्वेश्चन में पॉइंट जो है वो गिवन है, मतलब ये हमारा एनी पॉइंट ऑन लाइन है। तो इसको एक बार मैं लिख देता हूं, एनी पॉइंट ऑन लाइन इज गिवन बाय, ठीक है, 2 लैम्डा प्लस 3। देखो मुझे क्वेश्चन खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है, मैं बस ये चाहता हूं कि क्वेश्चन को आप क्रैम मत करो कि जो मैंने स्टेप्स करवाए आपने वही करने हैं, आप कंसेप्ट समझो। ठीक है, अब फिर से यहां पर आते हैं, एनी पॉइंट ऑन लाइन हम यहां पर पहुंच गए ना। इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो आपको पता है लाइन पर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अब उन्होंने हमें खास पॉइंट बोला कि ये वाला पॉइंट फाइंड कर दो, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये कहां पर है, वाई एक्सिस पर। अब वाई एक्सिस की खास बात होती है कि वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, 0,b बोल लो, 0,y बोल लो, उसका x तो 0 होता है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो एनी पॉइंट है, अब ये एनी पॉइंट सभी जगह पर है लाइन पर, ठीक है, ये सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू 0 आएगी, कंपेयर करूंगा तो। और अगर x 0 आ गया तो y कितना आया 4, y कितना आ गया 4। अब y की वैल्यू 4 आते ही मुझे मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो मिल गया। अब वही मैं यहां पर करने वाला हूं, अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। तो अब देखो जैसा कि मैंने आपको यहां पर समझाया था, ठीक है, इसमें ये एनी पॉइंट ऑन लाइन है। अब ये लाइन पर देखो, अगर मैं आपको समझाना चाहूं, इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, यही आपकी लाइन थी ना। अब किसी खास पॉइंट m पर, तो ये किसी खास पॉइंट m को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और m जो पॉइंट है वो YZ प्लेन पे है, m जो पॉइंट है वो YZ प्लेन पे है, और YZ प्लेन में x कोऑर्डिनेट हमारा पक्का क्या होता है 0। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, XY प्लेन में Z 0 होता है, YZ प्लेन में X 0 होता है, और ZX प्लेन में Y 0 होता है। ये आप याद रखोगे, ये आपको अगले क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। तो ये m हमारा इस तरह का होगा, उसका x पक्का 0 होगा, y और z के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करने वाला हूं। 2 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा प्लस 4, 5 लैम्डा प्लस 1। तो यहां पर दूसरा कितना है 0 y z। तो अगर इन दोनों का मैं कंपेयर करूंगा तो y कितना आएगा हमारा, पहले y से शुरू करते हैं, -3 लैम्डा प्लस 4, z कितना आएगा 5 लैम्डा प्लस 1, और सबसे इंपॉर्टेंट ये 0 वाला 2 लैम्डा प्लस 3 किसके इक्वल आएगा 0 के। जिस तरह से ये y के इक्वल है, ये z के, ये 0 के। तो यहां से आप 2 लैम्डा इज इक्वल टू -3, तो लैम्डा कितना आ गया -3/2। अब लैम्डा की वैल्यू आते ही हमारा सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो विच एम्प्लाइज y कितना आएगा -3 इंटू -3/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 9/2 प्लस 4। तो y कितना आ गया 9 प्लस 8/2 17/2। सेम वे से z कितना है 5 लैम्डा प्लस 1, मतलब -3/2 प्लस 1, तो -15/2 प्लस 1। तो z कितना आ गया -15 प्लस 2/2 -13/2। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट
m इज़ वो कितना आ गया, x तो 0 ही है, इसका पक्का ही है, y कितना है 17/2, z कितना है -13/2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। पहले भी बता चुका हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। तो हमारी जो लाइन है, क्या किया हमने, वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर रही है, मतलब हमें m पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स ढूंढने थे। तो सबसे मैंने इक्वेशन लिख ली, मैंने x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। इक्वेशन लिखी तो मैंने एनी पॉइंट निकाला। अब एनी पॉइंट कैसे निकालते हैं 3D में, हम इसको लैम्डा के या कोई भी कांस्टेंट के इक्वल रखे, तो x y z की मैंने वैल्यूज निकाल ली इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ये हमारा एनी पॉइंट है, ठीक है। तो एनी पॉइंट जो है वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी पॉइंट्स हैं लाइन पर सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो m को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने दोनों को कंपेयर कर लिया, तो वहां से 2 लैम्डा प्लस 3 की वैल्यू 0 आ गई, तो लैम्डा आ गया हमारा -3/2। y की वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू निकाल ली, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, अब उसको भी हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात करते हैं, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हम करके आए हैं, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 5 1 6 3 4 1, मतलब पॉइंट्स भी वही हैं, एंड क्रॉसेस दी जेड एक्स प्लेन। तो एक ही प्लेन रह गया था, एक्स वाई वाला प्लेन हमने एग्जाम्पल 30th में किया था। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने वाई जेड प्लेन कर लिया। अब जेड एक्स प्लेन मतलब यहाँ से भी कोई लाइन जो है वो इस तरह से पास हो रही है, उसके कोई 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 5 1 6 3 4 1, और हमें ये वाला पॉइंट जो है m जो है उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो निकालने हैं। अब एक बार जल्दी से इसकी डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। अब देखो फिर से हमारी वही जानी पहचानी डायग्राम, मैं तो आपको यही करूँगा, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। तो लाइन अब वही लाइन है जो 5 1 6 और 3 4 1 से सेम वही पॉइंट है उससे पास हो रही है, और जेड एक्स प्लेन पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब उसको क्रॉस करेंगे मतलब उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो मतलब हमें यहाँ में लिख भी दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। अब फिर से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको पता है मैंने आपको इस तरह से समझाया था लास्ट क्वेश्चन में कि हमें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है ताकि हम m पॉइंट को ढूंढ पाएं, क्योंकि m पॉइंट जो है वो प्लेन के ऊपर लाइन के ऊपर, प्लेन के ऊपर तो लाई कर ही रहा है, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसलिए सबसे पहले हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। और इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारा वही 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो इसको कार्टेशियन से करेंगे, यहाँ पर भी कर सकते हैं बट इसको कार्टेशियन में ज़्यादा ईजी है, तो मैं कार्टेशियन में जो है वो करने वाला हूँ। तो अब देखो फिर से मैंने वही लिखा है जो हम पिछले क्वेश्चन में भी लिख चुके हैं, सेम वही लिखा है जो हम एग्जाम्पल 30th में भी लिख चुके हैं। तो ये x1 y1 z1 मान लिया, इसको x2 y2 z2, इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हो, ये आपकी इक्वेशन है। तो इसमें फिल कर लेते हैं। तो x माइनस x1 कितना है 3, x2 कितना है 5 माइनस 3, पॉइंट भी वही है, तो बहुत ईजी है, जस्ट एक बार प्रैक्टिस ही हो रही है। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि 3 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है मिसलेनियस में अलग अलग तरीके से, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर x माइनस 3/2, y माइनस 4/-3, z माइनस 1/5। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आ चुकी है। अब आपको पता है अब हम क्या करेंगे, एनी पॉइंट ऑन लाइन, ताकि हम इस पॉइंट पर यहाँ पर इस पॉइंट तक पहुँच पाएँ और यहाँ पर हम m पॉइंट तक पहुँच पाएँ। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो फिर से वही प्रोसीजर हमारा एनी पॉइंट ऑन लाइन। आपको पता है एनी पॉइंट ऑन लाइन जब हम 2D में निकालते हैं, मतलब इस तरह की इक्वेशन में, तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये तीनों आपस में इक्वल, तीनों को मैंने लैम्डा के इक्वल मान लिया, तो इसका मतलब ये हुआ x माइनस 3/2 कितना हुआ लैम्डा, विच एम्प्लाइज x माइनस 3 कितना हुआ 2 लैम्डा, विच एम्प्लाइज x कितना हुआ 2 लैम्डा प्लस 3। तो y माइनस 4/-3 इज इक्वल टू लैम्डा, विच एम्प्लाइज y माइनस 4 इज इक्वल टू -3 लैम्डा, y इज इक्वल टू -3 लैम्डा प्लस 4। z माइनस 1/5 इज इक्वल टू लैम्डा, विच एम्प्लाइज z माइनस 1 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, z इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 1। अब ये हमारा एनी पॉइंट है, ये हमारा एनी पॉइंट है। आप चेक भी कर सकते हो, मैंने वो पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर भी बता देता हूँ। लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट पॉइंट्स आते जाएंगे, वो सभी लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे। लैम्डा को 0 फिल करो और 3
4 1, ये आपका एक पॉइंट गिवन है हमें, मेरे हिसाब से ये ए पॉइंट है। तो इस तरह से हम किसी भी जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट है जो लाइन के ऊपर लाई करता है उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले, मैं आपको देखो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये एनी पॉइंट ऑन लाइन है। तो जो जैसे यहाँ पर हमें खास पॉइंट ये फाइंड करना है, ये वाला, तो ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट ऐसा होता है तो ये पॉइंट इसको भी रिप्रेजेंट करे, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर कर लिया। सेम वे से हम वो सारा प्रोसीजर यहाँ पर करने वाले हैं। तो अब देखो मैंने फिर से वही लिखा है कि एनी पॉइंट ऑन लाइन इज गिवन बाय दिस, और जिस तरह से मैंने आपको बताया था हमारी लाइन जेड एक्स प्लेन पर इंटरसेक्ट कर रही है एम पर, तो जेड एक्स प्लेन की खास बात है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। अब ये सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरली सी बात है कि ये एम पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करेगा, और एम हमारा कैसा होगा, एक्स, जेड, और वाई इसका 0। तो मैंने दोनों को कंपेयर कर लिया। अब जैसे ही कंपेयर किया तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2 लैम्डा प्लस 3, जेड की वैल्यू कितनी आई, 5 लैम्डा प्लस 1, और माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 कितना आया, 0। सबको आपस में कंपेयर कर लिया, तो माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू -4, तो लैम्डा कितना आ गया, 4/3, ठीक है, 4/3, क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ पर कट हो गए। अब जैसे ही लैम्डा आ गया तो विच एम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू लैम्डा प्लस 3, मतलब 4/3 प्लस 3, तो 8/3 प्लस 3, तो एक्स कितना आ गया, 8, 3 3 9/3, मतलब 17/3। सेम वे से आप z निकाल लो, 5 लैम्डा कितना है, 4/3 प्लस 1, 20/3 प्लस 1, तो z कितना आ गया, 20 प्लस 3/3, दैट मीन्स 23/3। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट m कितना आ गया, x कितना है, 17/3, y श्योरली 0 है, z कितना आ गया, 23/3। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आई होप जिन्होंने वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखा है उनका भी आंसर परफेक्टली मैच कर रहा होगा। तो वही सेम वही कहानी, क्या मैं आपको बार बार बताऊं, लाइन जेड एक्स प्लेन को क्रॉस कर रही है। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिखी, लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से लिखी, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब जैसे ही लाइन की इक्वेशन आ गई तो उसको लैम्डा की इक्वल रखा ताकि एनी पॉइंट आ सके। एनी पॉइंट को मैंने m से कंपेयर कर लिया, कंपेयर किया तो y 0 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू आई, लैम्डा की वैल्यू आई तो x और z भी आ गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आप खुद देखना, पहले क्वेश्चन को हमें ज़्यादा टाइम लगा और पिछले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को हमें कम टाइम लगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन था। तो यही बोलता हूँ, यहाँ पर आपको 10 मिनट लगे हैं समझने में, बट जब आप पेपर में क्वेश्चन करोगे तो आपको 2 या 3 मिनट ही इसको करने में लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की बात करते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने अभी अभी क्वेश्चंस किए ऑलमोस्ट उसके जैसे, ऑलमोस्ट मतलब 99% उसके जैसा है। देखो, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू, पॉइंट्स बदल गए हैं पहली बात तो, ठीक है, 3 - 4 - 5 2 3 सॉरी 2 - 3 1 है, ठीक है। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने करेक्ट कर लिया 2 - 3 1। तो यहाँ पर बेसिकली पॉइंट्स में चेंज है कि लास्ट क्वेश्चन से पॉइंट्स जो हैं वो पहली बार चेंज हुए हैं। क्रॉसेस द प्लेन 2x + y + z = 7, तो ये सबसे मेजर चेंज है। बट चेंज चाहे यहाँ पर मेजर है, बट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो वहाँ पर हमें क्या था कि हमारा जो प्लेन है वो किसी खास, जैसे ZX प्लेन को क्रॉस कर रहा है, सारी लाइन हमारी ZX प्लेन को क्रॉस कर रही है, XY प्लेन को क्रॉस कर रही है, या ZY प्लेन को क्रॉस कर रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो, इन क्वेश्चंस में क्या चेंज था कि हमें प्लेन की इक्वेशन नहीं पता थी, हमें ये पता था कि ZX प्लेन है, कि प्लेन हमारा जो है वो ZX प्लेन है, YZ प्लेन है, या ऐसा कुछ भी है। यहाँ पर डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन दी गई है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि वो कौन से मतलब कहाँ पर लाई करता है, बट प्लेन है, तो उसमें से एक लाइन पास हो रही है, उसको क्रॉस कर रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब ये पॉइंट पर 2 पॉइंट्स भी हैं, लाइन पर सॉरी 2 पॉइंट्स भी हैं, ये वाला और ये वाला। तो हमें बेसिकली ये M पॉइंट, फिर वही M पॉइंट हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इसकी डायग्राम जो है वो बना के देख लेते हैं।
तो अब देखो ये आपका फिर वही प्लेन मैंने बनाया, तो लाइन उसको क्रॉस कर रही है मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने वही सेम वैसी ही लैंग्वेज लिखने की कोशिश की है ताकि आपको क्वेश्चन में कोई भी चेंज ना लगे। तो लाइन हमारी क्रॉस कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। अब क्रॉस कर रही है मतलब उसको इंटरसेक्ट कर रही है एम पर, तो हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। तो यहाँ पर भी हमारा जो प्रोसीजर है वो यही रहने वाला है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया बट प्रोसीजर वही रहने वाला है। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे, और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए आपको पता है हमारे दिमाग में यही आता है, तो हम वेक्टर या कार्टेशियन लिख सकते हैं। आपको पता हमने अभी तक कार्टेशियन की है, तो यहाँ पर भी हम कार्टेशियन ही है जो है वो करेंगे। तो अब देखो फिर से सेम वारा हमारा वही प्रोसीजर है। इसको मैंने x1 y1 z1 मान लिया, इसको हमने x2 y2 z2 मान लिया। आप इसमें वाइस वर्सा भी हमेशा की तरह कर सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय दिस। तो वैल्यू फिल करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, x माइनस x1 कितना है 3, x2 माइनस x1, y माइनस y1 माइनस 4 है, y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 3 बाय माइनस 1 या y प्लस 4 बाय माइनस 3 प्लस 4, z प्लस 5 बाय 1 प्लस 5। तो हमारी फाइनल लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई, x माइनस 3 बाय माइनस 1, y प्लस 4 बाय 1, z प्लस 5 बाय 6। अब हमें क्या करना है, आपको पता है हमेशा की तरह एनी पॉइंट ऑन लाइन। अब यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ एक बार, अब यहाँ पर भी एनी पॉइंट ऑन लाइन हम निकालेंगे। अब वो एनी पॉइंट इस एम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर चलो आगे जाके बताता हूँ, यहाँ पर आपको ठीक नहीं रहेगा, आगे जाके बताता हूँ आपको। तो अब देखो आपको पता है हम यहाँ पर एनी पॉइंट कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था कि x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया, या y जो है वो इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया, तो वो एनी पॉइंट सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे लगता है चलो पहले ऐसा करते हैं, एनी पॉइंट यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ x माइनस 3 बाय माइनस 1 कितना हुआ लैम्डा, x माइनस 3 की वैल्यू आई माइनस लैम्डा, x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 3। तो y प्लस 4 बाय 1 इज इक्वल टू लैम्डा, y प्लस 4 इज इक्वल टू लैम्डा विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 4। तो z प्लस 5 बाय 6 इज इक्वल टू लैम्डा, z प्लस 5 इज इक्वल टू 6 लैम्डा, z इज इक्वल टू 6 लैम्डा माइनस 5। अब ये एनी पॉइंट है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए सभी पॉइंट्स वो आएंगे जो इस लाइन पर, इस पर्टिकुलर लाइन पर लाई कर रहे हैं। लैम्डा को 0 फिल करना, 3 माइनस 4 माइनस 5। तो ये जो पॉइंट है ये आपकी क्वेश्चन में भी गिवन है, 3 माइनस 4 माइनस जो है 5। ठीक है, अब देखो अब हम करने क्या वाले हैं, तो एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन इज गिवन बाय माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 6 लैम्डा माइनस 5। तो ये एनी पॉइंट है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको फिर से, ये तो हमारा पिछली क्वेश्चन के लिए एग्जांपल थी, मतलब आपको समझाई थी। अब ये मैं अपनी तरफ से फिर समझा रहा हूँ आपको। ये वही लाइन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें ये वाला पॉइंट ना होके ये वाला पॉइंट ढूंढना है, ये भी m पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया था कि इसको वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट कैसा होता है इससे कंपेयर किया था, और लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने ऐसा ही किया। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है m, ये एक और लाइन, मतलब ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे हमारी लाइन एक प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है। यहाँ पर हमारी जो लाइन है वो एक और लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है। तो मैंने क्या किया, एनी पॉइंट निकाल लिया। अब ये जो एनी पॉइंट है ये m को भी रिप्रेजेंट करता होगा। ये जो एनी पॉइंट है ये सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस ब्लैक लाइन पर, तो ये m को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये जो m पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि m पॉइंट जो है
मतलब वो प्लेन के ऊपर है, तो उसको हम लिखते हैं x0 z या 0 y z, या ऐसा बोल लो x y 0, मतलब प्लेन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करता है। अब सेम वैसे ये जो m है ये इस रेड लाइन के ऊपर भी लाई करता है, तो मैं इस एनी पॉइंट को मतलब कि यहाँ पर इस लाइन में फिल कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर फिल करूँगा तो मेरे पास मेरे कांस्टेंट की या मेरे पॉइंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। अब सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर भी जो है वो करने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। वहाँ पर हम क्या करते थे, दो पॉइंट्स को कंपेयर करते थे, क्योंकि m पॉइंट के बारे में मुझे पहले से पता रहता था कि अगर वो zx प्लेन पर है तो उसका y 0 होगा, अगर वो xy प्लेन पे है तो उसका z 0 होगा। तो इस तरह से हम करते थे। अब यहाँ पर क्या है कि एनी पॉइंट ऑन, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि एनी पॉइंट ऑन लाइन हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो m को भी रिप्रेजेंट करेगा, एनी पॉइंट ऑन लाइन m को भी रिप्रेजेंट करेगा वेयर लाइन इंटरसेक्ट प्लेन, मतलब लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, m, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा m पॉइंट है, ये जो हमारा m पॉइंट है ये प्लेन के ऊपर भी लाई करता है। और देखो कोई भी पॉइंट ले लो, अगर मुझे चेक करना है 2,2 इस लाइन के ऊपर, यहाँ पर 2 फिल करो, 2 फिल करो, ये लाई कर रहा है। अगर मैं ये बोलूँ कि 2,3 चेक करना, तो 2 और 3 फिल किया 5 इज इक्वल टू 4, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉइंट लाई नहीं करता। तो अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो हम उसको उसमें वैल्यू जो है वो फिल कर सकते हैं। तो देयरफॉर x की जगह पर -λ+3, y की जगह पर λ-4 और z की जगह पर 6λ-5 जो है मैं फिल कर सकता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं तो -2λ+6 प्लस λ-4 प्लस 6λ-5 इज इक्वल टू 7। -2λ प्लस λ माइनस लैम्डा प्लस 6λ 5λ। तो कॉन्स्टेंट्स देखते हैं, 6 - 4 2, 2 - 5 -3 इज इक्वल टू 7, विच एम्प्लाइज 5λ इज इक्वल टू 10, लैम्डा इज इक्वल टू, अब ये आपस में कट हो जाएंगे तो कितना आ गया 2। तो यहाँ पर हमारी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमेशा की तरह लैम्डा की वैल्यू आते ही हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो विच एम्प्लाइज -λ+3λ-4 6λ-5। ठीक है, इसको हमने m पॉइंट माना था, इस गिवन बाय यहाँ पर मैं m लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि एनी पॉइंट ऑन लाइन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये m पॉइंट हो गया। ठीक है, कैसे हो गया, क्योंकि एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उसको मैं m भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू फिल करते हैं, -2 + 3 2 - 4 6 × 2 - 5, तो कितना आ गया 1 - 2 12 - 5 7। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट m 1 - 2 7। तो इसको भी हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो सारा क्वेश्चन हमने सेम किया। हमें एक लाइन गिवन थी जो 2 पॉइंट से पास हो रही थी और एक प्लेन को इंटरसेक्ट या क्रॉस कर रही थी। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये m पॉइंट फाइंड करना था। तो सबसे पहले मैंने लाइन की इक्वेशन लिख ली, वो कुछ इस तरह से आ गई। तो मैंने एनी पॉइंट ऑन लाइन निकाल लिया। अब एनी पॉइंट क्यों निकाला, ताकि वो सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर पाए। इस लाइन पर अगर 100 पॉइंट्स हैं, मान लो, वैसे तो इनफाइनाइट होते हैं, मान लो 100 पॉइंट्स हैं, तो 100 के 100 पॉइंट्स को ये XYZ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको m मान लिया। अब सभी पॉइंट्स के मान लो नेम अलग अलग है, मान लो लाइन पर ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी। मैंने बताया ना कि अब लैम्डा को 0 फिल करोगे तो ये a पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ लैम्डा की और वैल्यू के लिए b पॉइंट बन जाएगा। तो इसी तरह से लैम्डा की तो m पॉइंट भी बन सकता है। तो m पॉइंट कितना हो गया, -λ+3 λ-4 6λ-5। अब क्योंकि ये m पॉइंट प्लेन के ऊपर भी लाई करता है, तो उसको मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, XY मतलब प्लेन में मैंने फिल कर दिया। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि वहाँ पर कोई y कोऑर्डिनेट 0 हो गया या z कोऑर्डिनेट 0 हो गया, क्योंकि वो हमें zx प्लेन xy प्लेन इस तरह से कुछ दिए थे। अब यहाँ प्लेन में वैल्यू फिल की तो λ2 आ गया।
तो वापस से फिल किया तो हमारा पॉइंट आ गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करे हैं कि इस तरह के सभी क्वेश्चंस को आप फील भी कर पाओ और समझ भी पाओ। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे।